हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं जेपी मित्तल और हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं सेकंड चैप्टर मैक्रो इकोनॉमिक्स को, लास्ट 12th बेसिक concepts of macroeconomics. In the first video we discussed important definitions, and in this video we are going to discuss important differences. So let's continue. दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट difference between factor income and transfer income, capital transfer and current transfers, consumer goods and capital goods, final goods and intermediate goods, depreciation and capital loss. बहुत इंपॉर्टेंट ये डिफरेंसेस हैं। जो क्वेश्चन आता है हमारे पास एग्जाम में वो डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है, या हमारे पास कहीं न्यूमेरिकल है उसमें हमें यूज करना हो सकता है, और इम्पोर्टेंट जो हमारे नेक्स्ट चैप्टर आने वाले हैं उसके जो स्टेटमेंट्स आती हैं नेशनल इनकम की, उसके अंदर इनके जो डिफरेंसेस हैं वो उनके एग्जांपल से बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज होने वाला है। तो इसलिए इन डिफरेंसेस को बहुत ही हमने डिटेल में डिस्कस करना है और बहुत ही अच्छे से आपने समझना है। लेट्स स्टार्ट। सी डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। बेसिकली फैक्टर इनकम क्या है कि हमारे पास याद करने के लिए, ध्यान रखने के लिए क्या करना है हमने, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ये हमारे 4 फैक्टर्स हैं। इनको जो पेमेंट दी जाती है तो रिसीवर के लिए क्या होगी, हमारी इनकम होगी, यानी लैंड के लिए रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। अभी आगे आएंगे बट हमें इसको कनेक्ट करने के लिए, रिकॉल करने के लिए क्या करेंगे, बेसिकली फैक्टर इनकम है income received by factors of production for rendering factor services in the production process। यानी जो हमारे फैक्टर्स होते हैं जो प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर अपनी फैक्टर सर्विसेज देते हैं, तो उनको जो इनकम रिसीव होती है उसको बोलते हैं फैक्टर इनकम। यानी लैंडलॉर्ड है वो अपनी लैंड रेंट के ऊपर देता है, जो लेबरर वो वेजेस देता है, लेबरर अपनी सर्विसेज देता है तो उसके बदले में उसको वेजेस मिलते हैं, कैपिटल अपना पेमेंट देता है और उसके बदले में उसको इंटरेस्ट मिलता है, एंटरप्रेन्योर सबको ऑर्गेनाइज करके वर्कआउट करता है तो उसको लास्ट में प्रॉफिट मिलता है। तो ये क्या है हमारा फैक्टर इनकम। नेक्स्ट से ट्रांसफर, जिसके लिए हमने कोई सर्विस रेंडर नहीं की, प्रोडक्टिव सर्विस, बट हमें कुछ मिल रहा है रिटर्न में, तो उसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसफर इनकम। तो डिफरेंस दोनों में क्या हुआ कि ये हमने फैक्टर सर्विस करने के लिए मिली और ये विदाउट सर्विस के मिली। अब ये नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम दोनों में इंक्लूड होगा। तो अब हमें जब नेशनल इनकम की स्टेटमेंट करेंगे तो याद रहना चाहिए कि जितनी भी फैक्टर इनकम है, रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट आगे करने वाले इसी में, तो वो इंक्लूड होगा, और जितनी भी ट्रांसफर इनकम वो इंक्लूड नहीं होती है। नेक्स्ट ये अर्निंग कंसेप्ट है। क्यों? क्योंकि हमने फैक्टर दिया, उसके बदले में मिला तो हमने अर्न किया है। ये रिसीट कंसेप्ट, कुछ किया नहीं, बस रिसीव किया है। अब हमारे 4 फैक्टर्स कौन से हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। तो यहाँ क्या है, जनरली हाउस होल्ड या गवर्नमेंट को ऐसा ट्रांसफर मिलता है बिना काम किए। तो यहाँ लैंड लॉर्ड को क्या मिलता है, रेंट, लेबरर को वेजेस, कैपिटलिस्ट को इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर गेट्स प्रॉफिट। ये क्या हो गया, हमारे 4 हमारी फैक्टर हैं और 4 उनके इनकम हैं। और ये जब ये सर्विस दोगे तब ये मिलेंगी। अब ये क्या, ट्रांसफर कुछ काम नहीं किया उसके बदले, मान लो स्कॉलरशिप है, कोई बच्चा पढ़ता है और उसको स्कॉलरशिप मिली। कई बार बच्चों को लगता है सर पढ़े तो थे हम लोग उसके लिए, हम लोग जो पढ़े थे वो हमने स्कॉलरशिप के लिए नहीं पढ़े, हम अपने लिए पढ़े। और मेरिटोरियस कोई स्टूडेंट होता है तो उसको स्कॉलरशिप गवर्नमेंट देती है या प्राइवेट जो भी इंस्टीट्यूशन वो देते हैं, सो दैट उसके मनोबल को बढ़ाने के लिए, उसको अनकरेज करने के लिए। ओल्ड एज पेंशन है। अब जो ओल्ड एज पेंशन है उसके अंदर क्या है, कोई भी पर्सन ओल्ड हो गया और डिफरेंट गवर्नमेंट्स के अलग अलग रूल्स हैं कि कोई 60 प्लस पे, कहीं 58 प्लस पर, कहीं 65 प्लस पर गवर्नमेंट उनको क्या देती है, पेंशन देती है। बट ये ओल्ड एज होने के बावजूद ये पर्सन्स कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे गवर्नमेंट को। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस हैं, तो गवर्नमेंट कई बार जॉब क्रिएट नहीं कर पाती, तो उनके लिए क्या करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस हैं कि अगर कोई 12th पास है तो उसको क्या देगी, अगर ग्रेजुएट है कोई तो उसको क्या पे अलाउंस करेगी,
इस तरह करके उनको बिना काम किए एम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस देती है। बट यहीं की यहीं कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, एक ओल्ड एज पेंशन और दूसरा होता है रिटायरमेंट पेंशन। रिटायरमेंट पेंशन, तो रिटायरमेंट पेंशन और ओल्ड एज पेंशन में डिफरेंस क्या होता है? जो ओल्ड एज पेंशन है वो बिना काम किए मिलती है और रिटायरमेंट पेंशन काम करके मिलती है। कैसे? कोई पर्सन है और उसने 60 ईयर्स तक गवर्नमेंट सेक्टर में काम किया है, तो आफ्टर 60 ईयर्स गवर्नमेंट उसको टिल डेथ तक रिटायरमेंट पेंशन देती है। आजकल तो बंद हो गई, बट पहले ये रिटायरमेंट पेंशन होती थी। और ओल्ड एज पेंशन में उस पर्सन ने गवर्नमेंट के लिए कोई काम नहीं किया तब उसको पेंशन मिलती है। तो ये क्या हो गई? ट्रांसफर। और जो रिटायरमेंट पेंशन वो बन गई हमारी फैक्टर इनकम। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, नेक्स्ट डिफरेंस है हमारा करंट ट्रांसफर्स एंड कैपिटल ट्रांसफर। अब हमने क्या किया? पहले फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। अब इसके दो पार्ट आ गए ट्रांसफर्स के, एक है हमारा करंट ट्रांसफर और दूसरा हमारा कैपिटल ट्रांसफर। तो यहां करते हैं। तो करंट ट्रांसफर्स क्या? जो इनकम से दिया जाता है, जो रेगुलर बेसिस होएगा, और ये हमें वेल्थ में से दिया जाता है। जो देने वाला है वो अपनी वेल्थ में से देता है। नेचुरली जब इनकम क्या होती है हमारी? रेगुलर नेचर होती है, तो वो क्या हो गया हमारा? रेगुलर नेचर का। जो वेल्थ होता है वो एक्यूमुलेटेड होता है एक टाइम के ऊपर, तो ये क्या होगा? इरेगुलर नेचर का। इरेगुलर मीन्स कभी मिला कभी नहीं मिला। जनरली जो करंट ट्रांसफर कंजप्शन पर्पस के लिए दिया जाता है, और जो कैपिटल ट्रांसफर जनरली कैपिटल फॉर्मेशन के लिए दिया जाता है, इन्वेस्टमेंट्स के पर्पस से दिया जाता है। जैसे ओल्ड एज पेंशन है, गवर्नमेंट देती है, रेगुलर देती है, मंथली देती है। गिफ्ट्स हैं जनरली, तो हम लोग हर बर्थडे पर गिफ्ट जैसे है, या अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस है गवर्नमेंट वो दे रही है, तो क्या हो गया हमारा कि रेगुलर नेचर का होता है, मंथली दे रही है गवर्नमेंट। तो अब यहाँ क्या है कि जो कैपिटल ट्रांसफर्स हैं वो इन्वेस्टमेंट ग्रांट है, गवर्नमेंट ने ग्रांट दी है कभी कभार। या कैपिटल गेन टैक्स है, अगर मान लो कैपिटल जब ग्रो कर जाती है तो उसके ऊपर टैक्स लग गया, या वार हो गया उसके लिए डैमेज दे रही है, या किसी स्टेट के अंदर फ्लड आ गया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने हेल्प किया, ड्राउट आ गया उसके लिए गवर्नमेंट ने हेल्प आउट किया। या जिस तरह मान लो पेरेंट्स हैं हमारे, उन्होंने हमें कार परचेज करके दी किसके ऊपर? बर्थडे के ऊपर, बट हर बर्थडे पर हमें कार नहीं देने वाले वो, तो ये क्या है? वेल्थ में से दी गई है। लेकिन हमारे को जो छोटे गिफ्ट्स होते हैं, या गिफ्ट जरूरी नहीं कि करंट भी हो सकता है कैपिटल भी हो सकता है, या गिफ्ट से सेंस छोटे गिफ्ट से, जैसे हम लोग हर बर्थडे पर गिफ्ट दे रहे हैं वो वाला है। लेकिन जो कार जैसा है या बाइक जैसा वो हर बर्थडे पे जरूरी नहीं कि देंगे। तो यहाँ समझने वाला डिफरेंस हमें है। तो दोनों ही ट्रांसफर्स, दोनों ही नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं होंगे, डोमेस्टिक इनकम इंक्लूड नहीं होंगे, क्योंकि दोनों ही बिना कुछ किए मिल रहे हैं। बट एक रेगुलर नेचर का है, इनकम से दिया जाता है, दूसरे वाला इरेगुलर नेचर का और वेल्थ से दिया जाता है। तो ये हमने ध्यान रखना है। लेकिन ये चारों जितने भी ये हमारे डिफरेंसेस हैं, ओल्ड एज पेंशन, गिफ्ट, ये जितने भी एग्जांपल्स है या इन्वेस्टमेंट, ये अगर नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम इंक्लूड करने के लिए बोला जाएगा तो हम किसी को भी इंक्लूड नहीं करेंगे। नेक्स्ट है हमारा फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा। अब इसमें देखते हैं क्या है। फाइनल गुड्स या तो कंजप्शन पर्पज से या इन्वेस्टमेंट पर्पज से यूज होते हैं, यूज फॉर ईदर कंजप्शन पर्पज और इन्वेस्टमेंट पर्पज। और इंटरमीडिएट क्या होगी? यानी या तो रीसेल करेंगे या तो फर्दर प्रोडक्शन में यूज करेंगे। अब एग्जांपल कोट करके देखते हैं हम लोग। जैसे अगर हमारे पास पेन है, स्टूडेंट खरीद रहा है इसको, और ये हम अपने घर पर यूज के लिए खरीदे, क्या हो गया? फाइनल हो गया। अब इसी पेन को कोई डीलर खरीद रहा है और वो आगे रीसेल करेगा, कोई शॉपकीपर है उसने होलसेलर से खरीद रहा आगे सेल करेगा, तो ये क्या हो गया? रीसेल पर्पज से होगा, तो ये बन गया इंटरमीडिएट गुड्स। दूसरा, अगर जैसे मिल्क है, हाउस होल्ड ने खरीदा और वो यूज कर रहा है, ये क्या हो गया? फाइनल कंजप्शन। अगर इसी मिल्क को कोई रेस्टोरेंट वाला खरीद रहा है, उसको टी कर्ड कॉफी बना रहा है, उसको रीसेल करेगा आगे जा करके, प्रोडक्शन बना करके, अब उसको प्रोसेस करके, तो ये क्या बन गया हमारा? इंटरमीडिएट। जैसे अमूल का मिल्क और छोटे छोटे शॉपकीपर्स उसको खरीदते हैं स्ट्रीट में जो होते हैं, और वो रीसेल करेंगे एज टीज मिल्क को, तब भी इंटरमीडिएट है। अगर कोई रेस्टोरेंट खरीदता है और उसको मिल्क को टी कर्ड कॉफी में कन्वर्ट करता है, प्रोडक्शन प्रोसेस में उसको फर्दर यूज करता है, तब भी वो इंटरमीडिएट हो गया। लेकिन जो फाइनल हमने स्वीट्स बन गई और उस स्वीट्स को
कंज्यूमर खरीदता है, अब वो घर पर लेकर के जाता है, यूज करेगा, उसको रीसेल नहीं करेगा, तो उसको बोलेंगे फाइनल गुड्स। तो ये डिफरेंस हमें अच्छे से आना चाहिए। जब फाइनल होगा तो हम लोग नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम दोनों में यूज करेंगे, और इंटरमीडिएट दोनों में इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों दोनों इनकम में क्यों नहीं इंक्लूड करेंगे? क्योंकि ऑलरेडी फाइनल गुड्स के अंदर इंटरमीडिएट गुड्स इंक्लूडेड है। तो इसलिए अगर इंटरमीडिएट गुड को भी इंक्लूड करेंगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। तो टू अवॉइड डबल काउंटिंग व्हाट वी डू, वी टेक ओनली द फाइनल गुड्स। नेक्स्ट है हमारा कि जो फाइनल गुड्स होती हैं वो वांट्स को हमारी डायरेक्टली सेटिस्फाई करती है। जैसे मिल्क हमने लिया हाउस होल्ड ने, और वो मिल्क वांट को सेटिस्फाई करेगा डायरेक्टली। लेकिन जो फर्म है, मान लो उसने मिल्क लिया और उसने स्वीट्स बनानी है, तो स्वीट्स हम हाउस होल्ड जब स्वीट्स खरीदता है तो स्वीट्स उसकी वांट्स को डायरेक्ट सेटिस्फाई करेगा। बट इस स्वीट्स बनाने के लिए जो रेस्टोरेंट है उसने क्या किया, मिल्क खरीदा था, तो मिल्क क्या होगा, इनडायरेक्ट हो गया। यानी फर्दर प्रोडक्शन में यूज मिल्क कर रहे हैं और मिल्क से स्वीट्स बनी है, तो मिल्क की डिमांड क्या होगी, डिराइव डिमांड। हाँ, कंज्यूमर को क्या चाहिए था, स्वीट्स चाहिए था, तो इसलिए स्वीट्स क्या होगी, डायरेक्ट डिमांड, डायरेक्ट वांट को सेटिस्फाई करेगा। और मिल्क परचेज्ड बाय फार्म और एनी रेस्टोरेंट, दैट इज डिराइव डिमांड। अब फाइनल गुड्स का क्या है, फाइनल यूजर होता है, रेडी फॉर यूज होती है फॉर फाइनल यूजर। और जो इंटरमीडिएट गुड्स है वो रेडी फॉर यूज नहीं है, अभी उसके अंदर और वैल्यू ऐड होनी है इंटरमीडिएट गुड्स के अंदर, क्योंकि वो अभी फाइनल बनने जा रही है। ठीक है, अभी यहाँ एक इमेजिनरी प्रोडक्शन बाउंड्री लेते हैं हम लोग। कोई भी गुड जो इसकी आउटसाइड है वो फाइनल गुड हमने ले ली, और जो इसके इनसाइड है वो इंटरमीडिएट गुड्स ले ली। इसके एग्जांपल को हम लोग समझते हैं। सपोज कीजिए हमने एक इमेजिनरी प्रोडक्शन बाउंड्री बनाई और हमने वीट है, वीट से फ्लावर बना, ठीक है, और फ्लावर से फाइनल बना ब्रेड। तो जो ये ब्रेड है वो क्या हो गया, फाइनल गुड, और ये प्रोडक्शन बाउंड्री के इनसाइड है अभी वीट या फ्लावर, इसको बोलते हैं हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स। तो ये इमेजिनरी बाउंड्री सिर्फ समझने की पर्पज से, ऐसा करके कोई बाउंड्री नहीं होती। जैसे पॉवर्टी लाइन है तो कोई लाइन नहीं होती, एक क्राइटेरिया रख दिया कि इतनी इनकम की अगर कोई बियॉन्ड है तो अबव पॉवर्टी लाइन, और इससे नीचे तो बिलो पॉवर्टी लाइन। आप कुछ एग्जांपल करते हैं, जैसे मिल्क का ही एग्जांपल दे रखा है इसने, मिल्क परचेज्ड बाय हाउस होल्ड फॉर कंजप्शन, फाइनल गुड हो गया। यही मिल्क रेस्टोरेंट डायरी शॉप खरीदते हैं तो क्या हो गया, इंटरमीडिएट हो गया। अगर टैक्सी ड्राइवर कार परचेज करता है, इन्वेस्टमेंट पर्पज हो गया। अगर यही टैक्सी कौन खरीदती, उबर खरीदती है, ठीक है, बस उबर का तो नहीं लेंगे हम लोग, इसको ऐसा लेंगे, ये कार है, कार डीलर खरीदता है और वो आगे रीसेल करेगा इसको वैल्यू ऐड करके, इसमें मनी ऐड करके, तो ये क्या बन जाएगी, इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, जैसे कोयला है, कोयला दो तरह से यूज होता है, एक हाउस होल्ड भी यूज करते हैं, आजकल तो कम हो गया एलपीजी आने के बाद, बट पहले जो कोयल होता था वो हाउस होल्ड भी यूज करता था खाना बनाने के लिए घर में, तो फाइनल गुड था। लेकिन यही कोयल जब हम लोग रेलवे में यूज करते हैं या फैक्ट्रीज में यूज होता तो ये क्या बन जाता है, इंटरमीडिएट गुड, क्योंकि वो फर्दर किसी गुड को प्रोड्यूस करने में हेल्प आउट करता है, तो इसको हम बोलेंगे इंटरमीडिएट गुड। तो ये था हमारा नेक्स्ट डिफरेंस। नेक्स्ट डिफरेंस है हमारा कंजप्शन गुड्स और कैपिटल गुड्स का डिफरेंस। कंजप्शन गुड्स नाम से ही पता, कंजप्शन कौन करता है, हाउस होल्ड, तो यानी जो ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करता है उसको क्या बोलेंगे हम, कंजप्शन गुड्स। और कैपिटल गुड्स किसके लिए, फर्दर गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए, तो इसकी डिमांड क्या होगी, डिराइव डिमांड, यानी ये गुड्स ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई तो करती है बट इनडायरेक्टली। जैसे मशीन चाहिए हमें, तो मशीन क्या करेंगी, गुड्स बनाने में यूज होंगी, तो गुड्स जो होंगी वो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करती, ना कि मशीन डायरेक्टली, तो मशीन तो इनडायरेक्टली वांट को सेटिस्फाई करेगी, इसलिए मशीन की जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, डिराइव डिमांड। अब ये हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी को प्रमोट नहीं करती कंजप्शन गुड्स। जैसे अब आपने मैंगो खरीद लिया तो मैंगो आप डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, तो ये वांट्स को सेटिस्फाई नहीं कर। बट अगर कोई जो जूस कॉर्नर वाला होता है और उसने एक जूसर खरीदा, तो ये जूसर उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करेगा, या कोई मशीन है वो प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करती होती है क्योंकि वो फर्दर प्रोडक्शन करती होती है। नेक्स्ट है जो कंज्यूमर गुड्स होती, कंजप्शन गुड्स होती है, उनकी जो लाइफ होती है वो
बहुत कम होते हैं, लिमिटेड होते हैं, एक्सेप्ट ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स जैसे कूलर है, टीवी है, फ्रिज है, एसी है, बेड है, उनकी लाइफ 5 ईयर्स 10 ईयर्स ऐसे होती है, तो उनको बोलते हैं ड्यूरेबल गुड्स। तो उनकी है ज्यादा, अदरवाइज बाकी जितनी भी गुड्स उनकी लिमिटेड होती है। बट जनरली जो हमारी कैपिटल गुड्स है उसकी लाइफ ज्यादा होती है, जैसे जितनी भी प्लांट, बिल्डिंग, मशीनरी, इस तरह की जो कैपिटल गुड्स। जैसे कार परचेज बाई हाउस होल्ड है, क्या होगी? कंजप्शन गुड्स। यही कार कौन खरीदता? टैक्सी ड्राइवर, इन्वेस्टमेंट पर्पस, मनी जनरेट करेगा, इनकम जनरेट करेगा, तो क्या हो गया? कैपिटल गुड। अगर मान लो शुगर परचेज बाई हाउस होल्ड, क्या होगी हमारी? कंजप्शन गुड्स, क्योंकि वांट सेटिस्फाई करेगी। अगर जो हमारे पास ट्रेडर जो होता है, ट्रेडर के पास अन जो लाइंग अनसोल्ड स्टॉक है, स्टॉक अभी बिका नहीं है, तो वो क्या हो गया? एंड ऑफ द ईयर पे क्या हो जाएगा? वो कैपिटल गुड की तरह ट्रीट करेंगे हम उसको। जैसे अब हमारे पास कैपिटल गुड का एग्जांपल, जैसे मशीन होती है, तो मशीन फर्दर प्रोडक्शन में यूज होगी, तो वो क्या हो गया? कैपिटल गुड। और मशीन से बनने वाली जो गुड होती है वो क्या होगी? हमारी कंजप्शन गुड्स। नेक्स्ट है हमारा ग्रोस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रोस और नेट का डिफरेंस हमने पिछले में किया था वीडियो में, बट यहाँ क्या है? टोटल एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल ग्रोस इन्वेस्टमेंट, और एक्चुअल एडिशन नेट इन्वेस्टमेंट, और ग्रोस और नेट डेप्रिसिएशन का डिफरेंस लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? नेट इन्वेस्टमेंट। तो ग्रोस माइनस डेप इज इक्वल टू नेट, ये हमें यूज करने वाले हैं हम इस फॉर्मूले में आगे नेशनल इनकम के जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उसके लिए हमें यूज होने वाला है ये। नेक्स्ट डिफरेंस है हमारा डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस। दोनों एक जैसे लगते हैं, जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट उनके लिए एक जैसा ही लगता है, बट हम बीइंग स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स वी मस्ट नो द डिफरेंस बिटवीन डेप्रिसिएशन कैपिटल लॉस। डेप्रिसिएशन में क्या है कि वैल्यू फॉल होती है किसी भी फिक्स एसेट की ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टीयर और पैसेज ऑफ टाइम और एक्सपेक्टेड ऑब्सीलेंस की वजह से। हमने जब डेफिनेशन की थी पिछले वीडियो में तो वो हमने डिस्कस किया था। और कैपिटल लॉस में क्या है? वैल्यू लॉस होती है फिक्स एसेट की अनफोर्सिन ऑब्सीलेंस। या फोर्सिन है, ये अनफोर्सिन है, डिफरेंस देखना माइनर। नेचुरल क्लैमिटीज की वजह से या थेफ्ट या एक्सीडेंट की वजह से। अब दोनों में ही वैल्यू फॉल हो रही है, दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ जो रूटीन है उसकी वजह से डिफरेंस होती है डेप्रिसिएशन के। और यहाँ क्या होता है? नेचुरल क्लाइमेट हो गया, मान लो फ्लड हो गया या एक्सीडेंट हो गया या थेफ्ट हो गया या कुछ भी सॉरी, जैसे नेचुरल क्लाइमेटीज है, थेफ्ट है, एक्सीडेंट है, फ्लड है, या ड्रॉट हो गया, वार हो गया, जैसे कोई आंदोलन होता उसकी वजह से मार्केट बंद हो गई और वहां तोड़ फोड़ कर दी किसी ने, तो ये सब क्या है? कैपिटल लॉस है। बट हमने कोई कार ली और उसकी लाइफ है 10 ईयर्स, तो एवरी ईयर उसकी वैल्यू फुल होती जाएगी, भले ही उसके अंदर आपका कोई भी एक्सीडेंट नहीं होता, कोई नेचुरल क्लाइमेटीज नहीं है, फिर भी उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली फुल होगी, तो इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। दूसरा, तो जब भी डेप्रिसिएशन होता, कोई भी कंपनी जब कार खरीदती है, कोई कंपनी मशीन खरीदती होती है, तो उसके लिए अंदर प्रोविजन होता है फॉर रिप्लेसमेंट। मान लो एक मशीन खरीदी और उसकी लाइफ है 10 ईयर्स और उसकी वैल्यू है 10 लाख रुपीस। डेप्रिसिएशन के अलग अलग रूल्स हैं, बट थंब रूल सिंपल समझाने के लिए, 10 ईयर्स में 10 लैक्स की वैल्यू की कोई मशीन है, तो 1 ईयर में उसका वैल्यू कितना फुल होगा? इन जनरली 1 लाख रुपीज। तो कंपनी क्या करेगी? 1 लाख एनुअली इसको मनी को सेफ रख लेगी, प्रोविजन बना देगी, और आफ्टर 10 ईयर जब नई मशीन आएगी तो उसके अंदर इस मनी को यूज कर लेंगे। बट कैपिटल लॉस में कोई प्रोविजन नहीं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं सोच सकता, कोई फर्म ऐसा नहीं सोच सकती कि हर 2 साल के अंदर एक बार थेफ्ट होना चाहिए, हर 5 साल में एक नेचुरल क्लामिटीज आती है, हर 4 साल में कोई एक्सीडेंट होता है, तो उसके लिए कोई प्रोविजन नहीं कर सकते, क्योंकि वो एज सच करके अनफोर्सीन है, उसको हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, तो इसलिए उसका प्रोविजन भी नहीं बनेगा। ये प्रोडक्शन प्रोसेस को हैम्पर नहीं करती, ये हैम्पर करती है कैपिटल लॉस में। कैसे? देखो, अगर कोई मशीन है और उसकी 6 मंथ्स के अंदर रूटीन में सर्विस होती है और वो एक दिन के लिए वर्क नहीं करती, तो फर्म क्या करती है? प्लान आउट कर लेती है, एक दिन उस वर्क को पहले कर ले या बाद में कर ले। लेकिन
जहां अगर मान लो कोई मशीन है और उसको एक्सीडेंट हो गया, कोई कार है, मान लो टैक्सी ड्राइवर है और उसके लिए जो कार है वो मशीन की तरह है, और उस वो क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो अब वो रिपेयर होने में इट विल टेक ए लॉट ऑफ टाइम, तो तब तक उसका वो क्या जो वर्किंग इनकम है वो स्टॉप हो गई है। या मान लो फ्लड आ गया और फ्लड फ्लड की वजह से कोई फैक्ट्री है वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गई, उसकी जितनी भी मशीन डिस्ट्रॉय हो गई, तब नया जो एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए टाइम लगेगा और उसकी इनकम एकदम से स्टॉप हो गई। तो यहाँ क्या ये हैम्पर हो गया नेचुरल क्लैमिटीज की वजह से। लेकिन जहां डेप्रिसिएशन होता है वो रूटीन का प्रोसेस होता है, तो उसके अंदर उसको प्रोडक्शन प्रोसेस को हैम्पर नहीं बोलते। इस तरह तो हम लोग संडे की छुट्टी करते, इसका मीनिंग ये नहीं है कि प्रोडक्शन कम हो गया, वो रूटीन प्रोसेस है। लेकिन मान लीजिए कि 10 दिन के लिए स्ट्राइक हो गई शहर के अंदर, वो प्रोडक्शन ही नहीं हुआ, तो उसको वो क्या हैम्पर बोलते हैं उसको। तो इसी तरह कैपिटल लॉस के अंदर जब भी कोई ये एक्सीडेंट, थेफ्ट या नेचुरल कैलेमिटी से जब बिजनेस रुक जाता है, मशीन नहीं वर्क करती, तो उसको बोलेंगे हैम्पर कर रही है। नेक्स्ट डिफरेंस है हमारा, नेक्स्ट है ये, हमने डेफिनेशन कर ली थी पिछले वीडियो में, बट यहाँ इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज करेंगे तो वी विल गेट एनआईटी। और इसके अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट है ये टर्म, नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रोड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, जिसके अंदर हम आगे यूज करने वाले हैं। देखो अब इसको पहले ये समझते हैं, जो फैक्टर है इनकम, वो 4 फैक्टर्स हमारे, लेबर को अलग रख लेते हैं पहले, लैंड, कैपिटल एंड एंटरप्राइज, ये 4 फैक्टर्स। लेबर को जो मिलता है उसको हम बोलते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, यानी वेजेस जो बोलते हैं, वो नॉर्मल टर्म है, बट कंप्लीट इसके लिए टर्म यूज करते हैं हम लोग, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। लैंड को जो मिलता है वो मिलता है रेंट, और इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी। लैंड एंड कैपिटल को इकट्ठा जो बोलते हैं वो बोलते हैं प्रॉपर्टी। और एंटरप्राइज को बोलते हैं फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप। यानी इनकम फ्रॉम सीओई एक तरह का इनकम हो गया, एक पॉइंट। दूसरा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंटरप्रेन्योरशिप, ये दूसरा कंपोनेंट हो गया। और तीसरा कंपोनेंट हो गया, कोई भी कंपनी जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में वर्क करती है तो उसकी जो रिटेन अर्निंग्स होती है वो है रिटेन्ड अर्निंग्स। ये 3 तरह से इनकम आती है हमारी फैक्ट्री इनकम, ठीक है। अब यहां क्या करना है, अगर हमारे लेबर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में अर्न कर रहे हैं और बाहर की लेबर इंडिया में वर्क कर रही है, तो जो हमने बाहर से मिलेगा लेबर्स को सीओई, और जो हमारे लेबर, उनके लेबर जो हमारे इंडिया से लेके जाएंगे उसका डिफरेंस, तो वो क्या हो गया नेट। यानी फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो सीओई आए और टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सीओई गए, उन दोनों को डिफरेंस को क्या बोलेंगे, नेट सीओई। नेक्स्ट है, इसी तरह मान लो इंडिया की बिल्डिंग है और बाहर की कोई कंपनी आकर के यहाँ रेंट पर उसने बिल्डिंग ली, माइक्रोसॉफ्ट है मान लो, ऑफिस खोला उसने और रेंट पर लिया, तो रेंट जो आया वो हमारे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आया। या यहाँ से किसी ने कैपिटल लिया, इंटरेस्ट हमें बाहर से मिल रहा है, या प्रॉफिट हमने हमारे बाहर से मिल रहा है, तो वो हो गया हमारा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इसी तरह बाहर की कंपनीज यहाँ से लेकर के जाएंगी प्रॉफिट को, या मान लो टाटा ने यूएसए के अंदर कोई ऑफिस खोला, वहां रेंट पे कर रहा है, या कैपिटल यूज कर उनको इंटरेस्ट पे कर रहे हैं इंडिया का, इंडिया, तो उन दोनों के डिफरेंस को बोलेंगे नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। यानी बाहर से जो इनकम आई और बाहर जो इनकम गई, दोनों के डिफरेंस को बोलते हैं नेट। और तीसरा, जो इंडियन कंपनीज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से अर्न करके ला रही हैं और बाहर की कंपनीज इंडिया से लेकर के जा रही हैं, उन दोनों को डिफरेंस बोलते हैं नेट रिटेन अर्निंग्स। तो इन तीनों को अगर हम लोग ऐड कर दें, नेट सीओई, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, नेट रिटेन अर्निंग्स, तो हमें टोटल मिल जाएगा एनएफआईए। तो एनएफआई को ध्यान में रखने के लिए हमने 2 पॉइंट को ध्यान में रखना। एक, नेट का मीनिंग है फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का डिफरेंस, और दूसरा रखना हमने ध्यान फैक्टर इनकम। तो फैक्टर इनकम हमारी क्या है, 4, लेबर, लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो लेबर को अलग से निकाल दो, सीओई याद रहेगा, और लैंड कैपिटल को प्रॉपर्टी और एंटरप्रेन्योर को एंटरप्रेन्योरशिप। और ये नेचुरली फ्रॉम अब्रोड आ रहा है, तो हम दोनों का डिफरेंस ले लेंगे फ्रॉम एंड टू। तो ये था हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड।
यानी नेट सीओई प्लस नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंटरप्रेन्योरशिप एंड नेट रिटेन अर्निंग्स। तो ये था हमारा कंप्लीट टॉपिक। तो आज का दोस्तों ये हमने डिस्कस किए डिफरेंट डिफरेंसेस को, और पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किए थे डेफिनेशंस को। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ फॉर्मूला और न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, और इस तरह हम लोग इस सीरीज को आगे बढ़ाते जाएंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। आप अपने सजेशंस हमारे साथ शेयर कीजिए कमेंट में, और हमारा ईमेल आईडी इसके वीडियो के साथ लिंक में शेयर कर दिया जाता है, सो दैट आप अगर कोई सजेशंस हैं तो आप हमें पर्सनली मेल भी कर सकते हैं, और यदि आपका कोई क्वेश्चन है उसको भी आप हमें मेल कर सकते हैं। होप यू लाइक द वीडियो, सो प्लीज लाइक, subscribe and share the videos with your friends and knowns. Thank you all of you. Thank you.